In the last class, we completed benefits. Okay. In this class, we'll start with rewards and recognition. Rewards and recognition. To understand this, first we should understand a theory. एक theory पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा पढ़ी हुई theory है आपकी, आप रिवाइज कीजिए rewards and recognition को. उस theory में थोड़ा better तरीके से समझाया गया है. Importance कुछ याद आ रहा है? बताइए क्या है? बताइए. theory याद आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Not social security. What is this theory called? Maslow's need hierarchy theory. है ना? Maslow's need hierarchy theory. सबसे नीचे क्या आता है? Physiological need. उसके बाद बताओ. Not social. Security needs. Then social needs. Then ओके. ये थ्योरी है अब्राहम मैस्लो की. दिस इज एन अब्राहम मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी. इस थ्योरी में इन द नटशेल क्या बोला गया? इस थ्योरी में ये बोला गया कि वी आर मोटिवेटेड बाय आवर, हमारी जो नीड्स होते हैं उससे हम मोटिवेटेड होते हैं. वी वर्क हार्डर टू अचीव वन नीड्स आफ्टर अनदर. और अब्राहम मैस्लो ने एक और बात कही कि हमारी जो नीड्स का ऑर्डर होता है वो हायरार्की वाइज चलता है. जब हम अपने नीचे की नीड्स को फुलफिल कर लेते हैं उसके बाद हम ऊपर दूसरे नीड्स की तरफ बढ़ते हैं. उसी में इसी हायरार्की में आता है नीचे सबसे फिजियोलॉजिकल नीड्स. फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब आपकी बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, एयर टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक, ये सारी चीजें फिजियोलॉजिकल नीड में आती है. कोई वर्कर अगर काम करने के लिए आता है तो सबसे पहले वो इसी के लिए काम करता है ना, पता है ना एम्प्लॉय कि आपको रोटी, कपड़ा, मकान के लिए आप काम कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स है आपकी. उसके बाद जब वो इन नीड्स को फुलफिल कर लेता है देन ही मूव्स टुवर्ड्स सिक्योरिटी नीड्स. इस सिक्योरिटी नीड, ये थ्योरी लगभग 1950 के आसपास प्रोपाउंड की गई है. दिस थ्योरी dates back to the time when the industrial workers were living in a very pathetic condition. बहुत pathetic conditions में वो रहते थे. Accident prone time था, हाथ पैर कट जाता था और उनको कंपनी से बाहर फेंक दिया जाता था. फिर तो वो उस तरीके से ना कंपनी के काम आएंगे और ना अपने घर के, है ना. तो आप अगर एवरीडे वर्क प्लेस पे आ रहे हैं और एवरीडे अगर आपको ये डर है कि आज मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, मैं मर सकता हूँ, तो आप साइकोलॉजिकली फ्री नहीं रहेंगे, सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, मोटिवेटेड नहीं रहेंगे काम करने के लिए. इसीलिए सिक्योरिटी नीड्स में आता है कि वर्कर्स चाहते थे कि उनको एक एक्सीडेंट फ्री एनवायरनमेंट में काम करने का मौका मिले. ठीक है, वो सिक्योर्ड रहे, एक्सीडेंट नहीं हो, उनके आसपास का एनवायरनमेंट सेफ हो, हेल्दी हो, एब्यूसिव नहीं हो, उनके मालिक उनको मारे, पहले मारा पीटा भी जाता था ना वर्कर्स को, मारे पीटे नहीं, एब्यूसिव नहीं हो, साइकोलॉजिकल हैरेसमेंट नहीं हो. प्लस सिक्योरिटी में कुछ पैसा वो अपने बच्चों के लिए बचा के रख सकें, कुछ पैसा वो अपने बच्चों के लिए बचा करके रख सकें फ्यूचर में, इंश्योरेंस, कल को कोई जरूरत पड़ जाए. नेक्स्ट कि वो इंश्योरेंस बचा करके रख सके, एजुकेशन के लिए बचा के रख सके, कि वो अपने बच्चों को थोड़ा बहुत एजुकेट कर सके, उसके लिए पैसा बचाएं. जब हमारी ये दोनों बेसिक नीड्स नीचे की पूरी हो जाती है, फिजियोलॉजिकल और सिक्योरिटी नीड्स, उसके बाद वी मूव ऑन टू सोशल नीड्स. मतलब कि जब हम वर्क प्लेस पे एक अच्छे सब्सटेंशियल पोजीशन पे आ जाते हैं, उसके बाद हम चाहते हैं कि हम अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ थोड़ा लाइफ टाइम स्पेंड करें, है ना. अभी आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा
लेकिन जैसे अभी आपको ये लिबर्टी है कि आप एक क्लास ड्रॉप कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में आ सकते हैं, है ना। एक क्लास करने का मन नहीं किया तो यू हैव द लिबर्टी कि आप जा सकते हैं। अटेंडेंस के अलावा आपकी बहुत अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पर जब आप काम करने लगते हैं तो ये डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है। आपको जिस समय बोला गया है आने, आपका जो टाइम है आप उसी टाइम पे आए, आप उसी टाइम पे जाएंगे। आपको अपना काम कंप्लीट करके देना है। आप अकाउंटेबल है अपने काम के, है ना। वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी वो आपकी है, जवाबदेही आपकी है। सो व्हेन यू आर वर्किंग इन सच स्ट्रिंजेंट डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट, ऑन एंड ऑफ क्या मन करता है कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा सोशल लाइफ एंजॉय करें, थोड़ा रिलैक्स, अपनी फैमिली के पास जाएं। Whenever we feel low, हमें ऐसा फील होता है कि we're not feeling good, we go to our family members के पास जाते हैं, मम्मी पापा सबके पास, because they have accepted the way we are and we have accepted the way they are, right? That is why we feel comfortable. एक क्लास में ही इतने सारे लोग बैठे हैं, क्या सबसे उतनी फ्रेंडशिप होती है? नहीं होती है ना। कुछ लोग हमारे बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, तो हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। Similarly, once we are done with this need, we move on to social need. अब एक इम्पोर्टेंट चीज, इन तीनों नीड्स को मैस्लो ने बोला लोअर ऑर्डर नीड्स। क्या बोला? लोअर ऑर्डर नीड्स, मतलब इंसान की नीड्स में ये लो डाउन की हायरार्की में आती है। ठीक है, इन दोनों को बोला हायर ऑर्डर नीड्स। ठीक है, ऊपर इन दोनों को बोला हायर ऑर्डर नीड्स, क्योंकि नीचे की तीनों चीजें कंप्लीट हो जाने के बाद ही we move up to higher order needs. Okay? सेल्फ एस्टीम का क्या मतलब होता है बताइए? क्या हो सकता है आपके हिसाब से? पढ़े हैं ना आप लोग? सेल्फ एस्टीम मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका रिस्पेक्ट, आपकी एस्टीम, something that is making you feel good about yourself. रिवॉर्ड्स और रिकग्निशन उसी में आता है। जो भी हम फोर्थ कॉम्पोनेंट सैलरी का पढ़ाने वाले थे, ये उसी में आता है। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन सिर्फ ऐसे ही कोई कंपनी अपने कॉम्पेंसेशन पैकेज में इंप्लीमेंट नहीं करती। इसको करने के लिए एक बहुत रिसर्च ये बात है कि ह्यूमन मोटिवेशन पे रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन काम करता है, इसीलिए रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आएगा? अब नेक्स्ट चीज समझो कि रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन में क्या डिफरेंस। यू राइट डाउन एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। देखिए, रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन में कुछ डिफरेंस होता है। देखिए, अभी के टाइम पे सुनो, अभी के टाइम पे एमएनसी इज एन आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से एमएनसी का कॉन्सेप्ट आया। एमएनसी आने से क्या हुआ? वर्क प्लेस पे कंपटीशन बढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कंपटीशन बढ़ा, वर्कर्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटी, वर्कर्स या एम्प्लॉइज को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो गई ना। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को भी अपना एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटिव बना करके रखना पड़ता है ताकि वर्कर्स वहां पर रिटेन होकर के रह सके। सो रिवॉर्ड और रिकग्निशन एम्प्लॉय के रिटेंशन और एम्प्लॉय के एंगेजमेंट पे डायरेक्ट काम करता है। ठीक है, आपको अगर आपके वर्क प्लेस पे अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको अगर लगेगा कि आपके वर्क प्लेस पे आपकी वैल्यू है, हम क्यों अपने फैमिली के पास जाना चाहते हैं? बिकॉज वी फील वी आर वैल्यूड देयर, हमारी जरूरत है, हमारा इम्पोर्टेंस है। वैसे ही वो वर्क प्लेस किसी भी एम्प्लॉय के लिए ज्यादा बेहतर होता है जहां पर कि उसका वैल्यू है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। राइट, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स राइटिंग,
Yes, ma'am. Right. Both are part of a larger employee retention both are part of a larger employee retention strategy. Retention RETENTION मतलब रिटेन करके रखना है, एम्प्लॉय को रोक करके रखना. Strategy both are part of a larger employee retention strategy. क्या हुआ बताओ? This one thing. Next, implementing rewards and recognition. Implementing rewards and recognition can make or break बना सकता है या बिगाड़ सकता है. Can make or break an employee's well-being productivity and satisfaction in their roles. Satisfaction in their roles. Next, they should be appropriately designed to fit into the organization and serve the purpose of employee engagement and retention. Serve Ma'am. the purpose of, हाँ बोलो. Ma'am, organization. They should be appropriately designed to fit into the organization and serve the purpose, SERVE, serve the purpose of employee engagement and retention. अब ध्यान से सुनो. रिवॉर्ड और रिकग्निशन दोनों ही ये काम करता है कि वो एम्प्लॉय को किसी ऑर्गेनाइजेशन में रोक के रखता है. अगर आपकी वैल्यू होगी, आपका काम चेरिश होगा, तो यू विल फील गुड. अगर आप रिवॉर्ड होंगे, रिकग्निशन होंगे, क्योंकि ये मेजर मोटिवेटिंग फैक्टर होता है. ठीक है. रिवॉर्ड और रिकग्निशन में फर्क होता है थोड़ा सा. जैसे इफ आई कम टू दिस क्लास and I pick her and I say, your handwriting is very good. I'll give you 2 marks extra for this handwriting. And another case, I came to this class and I pick her up and I say, your handwriting is very good. दोनों में फर्क समझ में आया क्या? तो पहला वाला केस रिवॉर्ड होता है, दूसरा वाला केस रिकग्निशन होता है. समझ आई बात? रिवॉर्ड को जनरली हम मॉनेटरी टर्म्स में समझ सकते हैं. रिवॉर्ड्स कंपनी जो देती है आपके अचीवमेंट्स को चेरिश करने के लिए, उसका एग्जांपल्स होता है जैसे गिफ्ट. कंपनी की तरफ से आपको कुछ गिफ्ट मिला, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बोनस,
प्रॉफिट शेयरिंग, कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, उसका प्रॉफिट आपके साथ एज अ रिवॉर्ड शेयर किया जाएगा। ये सारी चीजें रिवॉर्ड। लेकिन अगर आप अपनी टीम की मीटिंग में हैं, ठीक है, आप अपनी टीम मीटिंग में हैं और आपके मैनेजर ने आपको उठा के ये बोला कि शी हैज डन वेरी गुड वर्क, हर वर्क हैज बीन आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट में इसका काम बहुत अच्छा रहा, ठीक है, 10 लोगों के बीच रिकग्नाइज किया, तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है दिमाग पे, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। यू फील गुड, यू फील मोर मोटिवेटेड टू वर्क फर्दर इन योर फ्यूचर। या मैनेजर आपको बुला के बोलता है कैबिन में कि आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, आई एम रियली हैप्पी विथ योर वर्क, ये भी रिकग्निशन है। या फिर आप अपनी ग्रुप में काम कर रहे हैं, आपके बैच में बाकी लोग भी ज्वाइन किए, पर आपको एक अलग से केबिन दे दिया गया है, छोटा सा ऑफिस क्यूबिकल बना दिया गया है आपका, आपको डिस्टिंक्ट फील होगा, अलग फील होगा बाकी लोगों से, यू विल फील गुड कि मेरा अपना एक केबिन है, होगा ना, ये होता है रिकग्निशन। ओके, जब रिवॉर्ड की हम बात करते हैं, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट, आपको जो भी मॉनेटरी गिफ्ट्स मिल रहा है आप उसका वैल्यू तो एस्टिमेट कर सकते हैं ना, गिफ्ट का वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग में जो पैसा मिलता है उसका एक वैल्यू है, पर मैंने आपकी कितनी तारीफ की, क्या इसका वैल्यू एस्टिमेशन हो सकता है? या आपको कितनी खुशी हो गई उससे, क्या इसका वैल्यू एस्टिमेशन हो सकता है? नहीं हो सकता है। और एक बात देखिए, रिवॉर्ड और रिकग्निशन के बीच का डिफरेंस, से फॉर एग्जांपल इस इंस्टीट्यूशन में ये परंपरा है, अगर यहाँ ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स टॉप करते हैं उनको मेडल दिया जाता है, मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी ये बात है कि मैं भी अगर टॉप करूंगा तो मुझे मिलेगा, या करूंगी तो मुझे मिलेगा, ये दिमाग में होगा ना। या अगर ये बोला जाता है कि ठीक है यहाँ पे 5 मार्क्स हैंड राइटिंग पे होती है, तो लोग ज्यादा थोड़ा कॉशियस होकर के लिखेंगे। तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये है कि पहले भी रिवॉर्ड दिया जा चुका है अच्छे काम के लिए, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये होगा कि आपको भी रिवॉर्ड मिल सकता है अगर आप अच्छा काम करेंगे। बट जब तारीफ करने की बात आती है, तो क्या कोई आपको ऐसे बोलेगा कि मैनेजर बोलेगा कि आप ट्यूसडे को आना मेरे कैबिन में, मैं आपकी तारीफ करूंगा, करेगा क्या? कोई मैनेजर ये नहीं बोलेगा कि आज हम अपनी टीम के सामने तुमको तुम्हारी तारीफ करेंगे, नो। रिकग्निशन इज मोस्टली स्पॉन्टेनियस, सडनली स्पॉन्टेनियस होता है, और इसका एक इमोशनल अटैचमेंट होता है एम्प्लॉइज के साथ, एम्प्लॉइज फील गुड अबाउट बीइंग इमोशनली अटैच्ड विद द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियस सी बात है कि ये ह्यूमन नेचर है, हम अगर हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमारी तारीफ होती है, वी फील गुड अबाउट इट ना। आप स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा पढ़ेंगे, बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे तो आपकी तारीफ होगी। मैं टीचर हूँ, मैं अच्छा पढ़ाऊंगी तो मेरी तारीफ होगी। कोई अगर आके बोले कि मैम अच्छा पढ़ाती है तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, बिकॉज इट इज ह्यूमन नेचर। तो ऐसा लगेगा कि थोड़ा और अच्छा पढ़ाएंगे, लोगों को अच्छा लग रहा है। यही होता है वर्क प्लेस पे भी, आपका जब काम रिकग्नाइज होने लगता है तो आपको लगता है कि और बेहतर काम करना चाहिए, और मोटिवेशन मिलता है काम करने का, है ना। लिखिए, रिवॉर्ड्स के बारे में लिखिए, समझ में आया रिवॉर्ड्स रिकग्निशन? Rewards are monetary in nature. Right. Rewards are monetary in nature. Bracket में gifts monetary in nature. Monetary यानी पैसे से आप उसको देख सकते हैं। Monetary मतलब financial. Rewards are monetary in nature. Bracket में gifts, profit sharing, bonus,
gives profit sharing bonus. Next point, they are in addition to and not replacement of employees' salary and benefits. Employees' salary and benefits. Next point, write down. Financial rewards. Financial rewards should be sparingly used. Should be sparingly used as it could as it could demotivate other members of the team. एक्सक्यूज मी मैम बोलो. मैम फिनेंशियल रिवॉर्ड के बाद आपने क्या बोला था? इट्स Financial rewards should be sparingly used. Look at the spelling at board. बोर्ड पे लिखा हुआ है. Sparingly used as it could demotivate other members of the team. And the organization has to think from the context of team. And the organization has to think from the context of team. Think from the context of team. Think from the context of team. आप एक बात देखिए, एक बात बताइए. आप लोग ग्रुप में हैं, बैठे हैं यहाँ पे. If I come and if I say that she has a very good handwriting, I'll give her 5 marks extra. और आप सबका इंटरनल का एग्जाम हुआ है. How will you feel? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, उसको मार्क्स आएगा तो एक्स्ट्रा. हाँ, नहीं लगेगा ना? थोड़ा सा डिमोटिवेटेड जैसा लगेगा, मुझे नहीं मिला. उस वक्त आप ये नहीं सोचते कि उसका शायद हैंडराइटिंग सच में बहुत अच्छा है, मिला क्यों? यही होता है ना. तो आप सोचिए कि जहाँ पैसे की बात होती है, अगर फाइनेंशियल रिवॉर्ड किसी को, आज का प्रॉब्लम ये है फाइनेंशियल रिवॉर्ड को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम ये होता है कि अब एचआर में द वर्किंग पैटर्न हैज शिफ्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल वर्किंग टू अ टीम वर्किंग. आप एक टीम में काम करते हैं ऑफिस में, और टीम में से किसी एक मेंबर को पिक पॉइंट करके अगर आप फाइनेंशियल रिवॉर्ड दे देंगे तो दिस कैन हैव अ डीमोटिवेटिंग इंपैक्ट ऑन द अदर मेंबर्स ऑफ द टीम. होगा ना? वही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है. लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक बंदा जिसने बहुत अच्छा काम किया ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ उसी से मतलब है. उसको तो पूरी टीम को देखना है. प्रोडक्टिविटी तो सारे लोग काम करेंगे तभी आएगी, एफिशिएंसी सब लगाएंगे तब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, राइट? तो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स के बारे में कहा जाता है कि दिस शुड बी स्पेरिंगली यूज. थोड़ा कम यूज करना चाहिए क्योंकि अदर टीम मेंबर्स को थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाता है इससे. नेक्स्ट, राइट नाउ रिकॉग्निशन. Recognition. This is praise for. This is praise, तारीफ, P-R-A-I-S-E, praise. This is praise for
employees accomplishments without a tangible transaction. Without a tangible transaction. Without a tangible transaction. Tangible क्या होता है? जो वो intangible होता है, इसको टच कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं. तारीफ intangible हुई ना, कितनी हुई, क्या हुई, कुछ नहीं पता, बस आप महसूस कर सकते हैं उसको. लेकिन रिवॉर्ड तो उसके पीछे विदाउट लिखा हुआ है ना, विदाउट अ टेंजिबल ट्रांजैक्शन, रिकग्निशन, इसलिए. लेकिन रिवॉर्ड तो टेंजिबल है, उसका वर्थ भी आप एस्टिमेट कर सकते हैं. एक हॉलिडे पैकेज का क्या वर्थ होता है, एक सिल्वर कॉइन का क्या वर्थ होता है, एक शीट का क्या वर्थ हो सकता है. नेक्स्ट, recognition are generally unexpected, full stop. It is priceless, comma, non-transferable. It is priceless, comma, non-transferable, comma, invisible, and has a greater emotional impact, on the employees. Okay, that's right. It is a good balance between inexpensive and worthwhile. Inexpensive, worthwhile. WORTH, worth, WHILE. देखो, रिकग्निशन फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, किसी की तारीफ करने में आप मैनेजर कुछ नहीं चाहता है, पर ये बहुत वैल्यूबल होता है. आप सोच लीजिए कि रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन को हायर ऑर्डर मोटिवेशनल नीड में रखा गया है. ये कितना हमारे ऊपर किस तरीके से काम करता है कि ये हमारा हायर ऑर्डर नीड है कि हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें इस बात की अपेक्षा होती है, वी वांट कि पीपल शुड अप्रिशिएट दिस, राइट, है ना. दिस इज रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन. सो विद दिस वी कंप्लीट द 4 कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन पैकेज. रिवॉर्ड्स और रिकग्निशन के बीच का डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, समझ में आया. Reward generally reward is monetary and recognition is in-monetary. Now I ask you one question. 4 component खत्म होने के बाद पहला component क्या था? Base pay. The other component was allowances. Third component was मैम बेस पे के बाद allowances, हाँ, फिर allowance उसके बाद सैलरी, benefits बेनिफिट्स. and incentives और लास्ट में क्या आया? Reward and recognition. अब आप हमको बताइए, I'll take the names and you tell me कि ये सैलरी का मॉनेटरी कंपोनेंट है या नॉन मॉनेटरी कंपोनेंट है, या अगर दोनों है तो दोनों बताइए. बेस पे, बेसिक मॉनेटरी. ओके, हाँ से रुचि बोलो. मैम मॉनेटरी है. यस, बेस पे इज द मॉनेटरी कंपोनेंट, फाइनेंशियल कंपोनेंट. अलाउंसेस, जोर से बोलो.
ये भी मॉनेटरी कंपोनेंट है। पैसे के तरीके से आपको दिया जाता है ना अलाउंसेस, हमेशा हमेशा पैसा रहेगा ना, दिस अलाउंस सैलरी में डाला और उतना पैसा उसके नाम पे। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स। मैम दोनों है। हाँ समरी इज सेइंग दोनों होगा, बेनिफिट्स मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। बताते हैं मैम। ठीक है, जो कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे कंपनी का ट्रांसपोर्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, लंच में भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, और भी अदर चीजें। लेकिन कुछ बेनिफिट्स जो होते हैं वो कंसेशनल रेट्स पे दिया जाता है, आपसे बहुत थोड़ा सा पैसा लिया जाता है और ज्यादा पैसा ऑर्गेनाइजेशन पे करती है, जैसे ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह। ठीक है, देखो बेनिफिट्स दो तरीके का होता है, स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स। स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स होते हैं जो लॉ में है, किसी कंपनी को कुछ और फैसिलिटी देना हो चाहे नहीं देना हो, लेकिन जो लॉ में है वो देना ही देना है। जैसे प्रोविडेंट फंड, पीएफ का पैसा, पीएफ का डिडक्शन, ईएसआई, ग्रेच्युटी, मैटरनिटी बेनिफिट, ये सारी चीजें बेनिफिट है। ठीक है, ये हम पढ़ाएंगे सब्सीक्वेंट क्लासेस में। अगला क्लास सोशल सिक्योरिटी पे होगा, तो वो एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा, तब स्टैट्यूटरी बेनिफिट ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब बताइए रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन में मॉनेटरी कौन सा है? रिवॉर्ड इज मॉनेटरी, रिकॉग्निशन इज नॉन मॉनेटरी। ठीक है, तो ये